हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक और नया टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है मेटलर्जी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अब तक हमारे चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर कई सारी बातें कर ली हैं, जैसे कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को समझा था। आयनिक कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम कर चुके हैं अच्छे से डिस्कस। तो इसीलिए अब ज़रूरत है कि हम अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ जाएं, और इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा मेटलर्जी टॉपिक के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सीबीएसई जो है बोर्ड एग्जाम में सवाल दे ही देता है, तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस बच्चों को ना इस टॉपिक से पता नहीं क्यों डर भी लगता है। उनको लगता है कि यार ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, ये तो नहीं बनने वाला, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे तो इस टॉपिक का जो भूत आपके सर पर सवार है ना, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के हमारे बेटा लेक्चर का जो टारगेट है वो अपन यही रखते हैं कि आज हमें मेटलर्जी को कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि बिल्कुल जिसका भूत है ना उसको बिल्कुल मार मार के भगा देंगे, और यही है हमारे आज के सेशन का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू आदा 247 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं कि इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो आइए उसी की तैयारी में हम बिल्कुल अभी से लग जाते हैं और अपने आज के लेक्चर को भी फाइनली शुरू कर ही लेते हैं, और बात करते हैं बेटो मेटलर्जी के ऊपर। ठीक है, अब देखो, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेटल्स के ऊपर बहुत सारी बातें करी हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते क्या कभी भी आपके दिमाग में एक ऐसा सवाल आया कि मैम ये जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स होते हैं ये एग्जैक्टली आते कहाँ से हैं, मतलब इनका सोर्स क्या होता है, हमें कहाँ से मिलते हैं इतने सारे मेटल्स? क्या आसमान से टपकते हैं कि आउच कुछ लगा, क्या लगा? अरे आज गोल्ड मेटल की बारिश हो रही है आसमान से, तो सर पर जो है गोल्ड का टुकड़ा आकर के लग गया। अरे आज फिर से कुछ लग गया यार, क्या लग गया? आज ना एल्यूमिनियम मेटल की बारिश हो रही थी, तो एल्यूमिनियम का टुकड़ा आकर के सर पर गिर गया। ऐसा होता है क्या? या फिर जो हमारे मेटल्स हैं वो ज़मीन से उगते हैं, जैसे कि आम के पेड़ पर आम आते हैं, एप्पल ट्री पर एप्पल्स आते हैं, वैसी एक पेड़ है जिसके ऊपर ढेर सारा कॉपर मेटल आया हुआ है। ऐसा होता है क्या? मतलब सवाल बहुत ही बेसिक सा है कि ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ये आते कहाँ से, इनका सोर्स क्या है? आसमान से टपकते हैं या ज़मीन से उगते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब देती हूँ, क्योंकि ये बेटा मेटलर्जी का बेसिक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो अपनी अर्थ है ना बेटा, अर्थ, प्लैनेट अर्थ जिस पे हम रहते हैं और बाकी सब भी रहते हैं एलियंस को छोड़ करके। ठीक है, तो ये जो अपना जो प्लैनेट अर्थ है बेटा, यही है हमारे मेटल्स का सोर्स। यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हमें बेटा मिलते हैं देखने को, इस्तेमाल करने को, ये कहाँ से आते हैं? ये हमारी अर्थ से ही आते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे, एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो अब सुनो। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि अर्थ की कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। तो आप सबने इतना तो मतलब बेसिक आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि हाँ हमारी अर्थ की कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख भी रही होंगी। लेकिन अर्थ की बेटा जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, हमारे अर्थ की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, है ना, अर्थ क्रस्ट। और यही है हमारे मेटल्स का मेजर सोर्स। क्या बोल दिया मैंने? कुछ नहीं बेटा, मैंने बस इतना ही बोला है कि हमारे अर्थ की कुछ लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट लेयर ऐसा भी बोल सकते हो। और यही है हमारे मेटल्स का सोर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स बेटा हमें अर्थ क्रस्ट से ही मिलते हैं। अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है इन शॉर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से हमें मिलने वाले हैं ढेर सारे मेटल्स। अब सवाल यह है कि मैम कैसे मिलेंगे? तो अब सुनो, होता यह है बेटा कि ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, इसकी खुदाई करी जाती है, माइनिंग वगैरह की जाती है। तो जब माइनिंग करते हैं तो कुछ बड़े बड़े से ना पत्थर जैसे मिलते हैं, जिनमें की छुपे होते हैं हमारे मेटल्स। बस इतना बोल देने से कि भाई अर्थ क्रस्ट में मेटल्स पाए जाते हैं, इतना काफी नहीं होगा, हमें पूरा समझना होगा।
कि अगर अर्थ की क्रस्ट लेयर में मेटल्स पाए जा रहे हैं तो कैसे पाए जा रहे हैं, उनको वहां से निकाला कैसे जाएगा, यही तो है बेटा मेटलर्जी। मैं आपसे पहले ही बता देती हूँ कि मेटलर्जी कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर अच्छे से समझोगे, मेरे लेक्चर्स को सुनोगे, देखोगे अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है उसमें पाए जाते हैं हमारे मेटल्स। पर कैसे? अब मेरी बात सुनो बेटा आगे की। तो होता ये कि जब इस क्रस्ट लेयर की बेटा खुदाई करी जाती है, माइनिंग वगैरह की जाती है, तो निकलते हैं बड़े बड़े से पत्थर, है ना, रॉक्स। और उन्हीं रॉक्स में पाए जाते हैं हमारे मेटल्स। तो जैसे कि मान लो कि मतलब ये एक बहुत ही फालतू सा एग्जाम्पल है पर मान लो, मानने में क्या जाता है कि मैं निकली हूँ अर्थ क्रस्ट की खुदाई करने के लिए ना, माइनिंग करने के लिए, और मुझे मिला क्या, एक बड़ा सा पत्थर। ठीक है, लाइक दिस, मुझे मिला एक बड़ा सा पत्थर, है ना, ये रॉक। तो मैंने सोचा कि अरे फालतू है, फालतू है, क्या ही करूंगी मैं इसका। पर फिर मुझे किसी महान इंसान ने बताया कि अरे मैडम, आप जिस चीज को फालतू बोल रहे हो, है ना, ये आपको कैसे मिला? तो मैंने बोला कि भैया मैंने अर्थ क्रस्ट की खुदाई करी थी, मैंने माइनिंग वगैरह करी, तो मुझे ये बड़ा सा पत्थर मिला, मुझे ये बड़ा सा रॉक मिला, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दिखने में, बकवास सा है, वेस्ट है। तो कहते नहीं मैडम, इसको आप वेस्ट मत समझो, ये कोई एवं रॉक नहीं है, इसमें क्या है, इसमें है एक मेटल। मैंने बोला है? तो उसने बोला हाँ, इस बड़े से पत्थर में, इस रॉक में क्या है, मेटल है। और अगर आप उस मेटल को इससे निकाल लो, है ना, यदि आप इस रॉक से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लो, तो आप उस मेटल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको मार्केट में बेच सकते हो, आप उससे पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा ओ तेरी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। अर्थ क्रस्ट की हमने क्या करी, खुदाई कर दी, माइनिंग कर दी, बड़े बड़े पत्थर निकाल लिए। ठीक है, उन पत्थरों की खास बात क्या थी, उन रॉक्स की खास बात क्या थी कि उनमें मेटल्स छुपे हुए थे। और फिर हमने क्या करा, उन रॉक्स में से, उन बड़े बड़े पत्थरों में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास मेटल्स आए उनको हमने इस्तेमाल कर लिया, बेच दिया, पैसे कमा लिए। तो यार ये इतनी शानदार प्रोसेस है, तो इसको अच्छा सा कोई नाम भी देना चाहिए इस प्रोसेस को। दिया ना, क्या नाम दिया बेटा, इसी को तो हम बोलते हैं मेटलर्जी। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। अभी मैं आपको एकदम बेसिक पढ़ा रही हूँ बेटा, जैसे जैसे अपना सेशन आगे बढ़ेगा, चीज़ों को हम और अच्छे से समझते जाएंगे, तो मेटलर्जी की ना मैं आपको एक बहुत ही रिफाइंड डेफिनेशन भी आगे दूंगी। अभी तो एक बहुत ही बेसिक सी मैंने आपको डेफिनेशन, एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया है मेटलर्जी के बारे में, ताकि आपको कुछ तो आइडिया लगे कि हाँ मेटलर्जी में क्या होता है। क्योंकि ये वर्ड तो बहुत बार सुना है, लेकिन इसका मतलब अभी तक ठीक से समझ में नहीं आया है। तो वही समझाने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हारा एक बेस बना रही हूँ, और इसके लिए तुम्हें मैंने बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन दी है मेटलर्जी की। कि क्या डेफिनेशन दी है एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि जब अर्थ क्रस्ट की खुदाई होती है, जब माइनिंग वगैरह होती है, तो माइनिंग से जो बड़े बड़े हमारे पास पत्थर आते हैं, जो रॉक्स आते हैं, उनमें छुपे होते हैं हमारे मेटल्स। ठीक है, तो जब किसी इस तरह के बड़े से पत्थर से, रॉक से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को, मतलब उस नहीं, इसी प्रोसेस को, है ना, जो रॉक मिला है अर्थ क्रस्ट की खुदाई से, माइनिंग से, तो इस रॉक में से जब हम उस पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या, मेटलर्जी। इतना समझ में आया? और जैसा कि मैंने बोला कि जब अपन आगे बढ़ेंगे इस सेशन में, तो आपको धीरे धीरे मैं एक बिल्कुल सही जो डेफिनेशन होनी चाहिए मेटलर्जी की, वो भी बता दूंगी। अभी के लिए इतना आपके लिए समझना काफी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हमने कहाँ से शुरुआत करी थी, कि यार इतने मेटल्स के बारे में हम अभी तक बात कर चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कभी इस सवाल तो दिमाग में आया ही नहीं कि यार ये मेटल्स आते कहाँ से, इनका सोर्स क्या है। तो अब आपको क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे कि हाँ भैया, ये जो हमारी अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, जिसपे कि हम रहते हैं, सब रहते हैं, मतलब एलियंस को छोड़ करके बेटा सभी रहते हैं ना
ठीक है, तो ये जो हमारी अर्थ है बेटा, इसी की जो क्रस्ट लेयर होती है वही क्या है, एक मेजर सोर्स है हमारे मेटल्स का। ठीक है, आई होप ये सब कुछ बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट मन में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर ये समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट कर देना। चैट मत करना बेटा, चैट तोड़ जाती है, वो मैं देख नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो अगर अब तक के इस वीडियो में कोई भी डाउट आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं देखती हूँ और पॉसिबल होता है तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, चल आगे बढ़े, कहानी को आगे बढ़ाएं। लेकिन पता है क्या, अभी तक जो तुमको मैंने समझाया ना, ये मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा करने में ना नानी दादी याद आ जाती है। मतलब कि कितना अच्छा लगा ना कि हाँ अर्थ क्रस्ट की खुदाई कर दी, वहां से एक बड़ा सा पत्थर मिल गया, रॉक मिल गया। ठीक है, उसमें किसी ने बताया कि अरे इसमें तो क्या है, मेटल है, इसको फेंक मत देना, है ना, इसमें तो मेटल है। तो रॉक से हमने क्या करा, मेटल को बाहर निकाल लिया, बस हो गई मेटलर्जी। बेटा ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद ही आप एक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी उसके प्योरेस्ट फॉर्म में। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, पर चिंता की बात, कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको समझना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, और उसी को अपन क्या करेंगे बेटा, समझेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं ज़रा आपको ना मिनरल्स एंड ओर्स का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई ना आपको? अब अपन बात करते हैं बेटा मिनरल्स एंड ओर्स की। ये दोनों वर्ड्स आपने सुने होंगे, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि आपने सुने होंगे, मिनरल्स एंड ओर्स। क्या दोनों में कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है, या एक ही बात है? मिनरल को ओर बोल दो, ओर को मिनरल बोल दो, एक ही बात है। कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं, देखो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप खुद समझना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि एक ही बात है या डिफरेंस है, आपको खुद समझ में आएगा। देखो मान लो कि मेरे पास ना दो रॉक्स आए हैं, अर्थ क्रस्ट की हुई खुदाई हुई, माइनिंग हुई, ठीक है, और दो रॉक्स मुझे मिले, इस तरीके से मुझे दो रॉक्स मिले। मैंने कहा बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, फालतू, फेंक दो इनको। फिर किसी महान इंसान ने मुझे बताया कि अरे मैडम ये फालतू नहीं है, हाँ ठीक है दिखने में उतने अच्छे नहीं हैं, आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत काम के। मैंने कहा क्या काम के हैं इतने बड़े बड़े से, क्या काम के हैं? तो उस महान इंसान ने बताया कि अरे भैया इसमें भी मेटल है, इसमें भी मेटल है, निकाल लो मेटल को, बेच दो, जो है ना करोड़पति बन जाओगी। मैंने कहा ओहो, तो इसमें भी बेटा मेटल है, ठीक है, इसमें भी मेटल है, और इस वाले रॉक में भी क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मुझे तो पता नहीं था, मुझे बताया गया, तो मैंने कहा ठीक है यार, दोनों ही रॉक्स में क्या है, एक एक मेटल छुपा हुआ है, तो मैं काम करती हूँ, दोनों में से क्या करूंगी, मेटल्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने शुरुआत करी बेटा ये वाले रॉक के साथ। चलो अभी के लिए मैं इस रॉक को नाम देती हूँ रॉक ए, और इसको मैं नाम देती हूँ रॉक बी। ये तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, तो ये है रॉक ए, ये है रॉक बी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, दोनों में से मेटल्स को निकालना है। तो शुरुआत मैंने करी इस रॉक के साथ। अब मुझे देखो, मुझे सच में नहीं पता था बेटा कि इसमें मेटल छुपा हुआ है, मुझे किसी ने बताया, तो मैंने उसकी बात मान ली। उसकी बात मान करके मैंने क्या करा, इस रॉक ए में से मैंने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। और जैसा कि तुमको मैंने बताया कि जो मेटलर्जी की जो बेटा प्रोसेस होती है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद ही, जिन स्टेप्स को आप जब फॉलो करते हो ना, उसके बाद ही आपको एक मेटल जो है मिल पाता है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में। तो मुझे बताया गया, तो मैंने भाई अपनी जो प्रक्रिया है, मेटलर्जी की जो प्रोसेस है, वो मैंने शुरू करी, और मैंने खूब पैसा लगाया, खूब मैंने मेहनत करी, ठीक है, टाइम लगाया, पैसा लगाया, खूब मेहनत करी, और बड़े मुश्किल से जो है इस रॉक से मैं जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाई। लेकिन जब इस इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, जब इस रॉक से वो मेटल मेरे हाथ में आया, तो मुझे आ गई गुस्सा। आप बोलोगे कि मैम आपको गुस्सा क्यों? बट मुझे गुस्सा इस बात पर आई, देखो ये तो ह्यूमन नेचर होता है, जब अपन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जब अपन किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो अपन को लगता है ना कि रिजल्ट भी एकदम धमाकेदार सा आना चाहिए।
और अगर रिजल्ट थोड़ा भी मतलब अच्छा नहीं आया तो दिमाग खराब हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करने का क्या मतलब निकला। तो सेम चीज बेटा मेरे साथ यहाँ हुई। जब मैंने इस रॉक ए से, रॉक ए ना, हाँ रॉक ए से जब मैंने क्या करा, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, पैसा लगाया, टाइम लगाया, सब कुछ लगाया, मेहनत करी, तो ऐसा नहीं कि मेटल मेरे पास आया नहीं, आया। अब कौन सा मेटल है वो अपन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बस इतना समझ लो कि हाँ यहाँ पे मेटल है, ठीक है ना। तो जब मेरे हाथ में मेटल आया तो मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने बोला कि इतने से मेटल के लिए है, इतने से मेटल के लिए मैं इतना इसके ऊपर जो है ना खर्च कर रही थी पैसा, इतनी मेहनत कर रही थी, अरे ऐसी की तैसी हो, मुझे नहीं चाहिए। इतना टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया और इतना सा मेटल हाथ में आया, ये क्या बात हुई यार। तो जिस इंसान ने मुझसे कहा था कि इसमें मेटल, इसको फेंको मत, मैंने बोला कि इधर आओ, तुम इधर आओ, ये क्या तुमने जो है ना मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी। उसने बोला कि मैंने क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी। मैंने कहा तुमने कहा था कि इस रॉक में मेटल है, तो उसने कहा था हाँ, तो निकला नहीं क्या। मैंने कहा निकला तो, लेकिन इतना सा निकला, और उसको निकालने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे क्या पागल समझ के रखा है क्या। तो उसने बोला कि मैम कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एक काम करो, आपके पास जो दूसरा वाला रॉक है ना, इसमें से आप मेटल निकालो, देखना मजे आ जाएगी आपको। मैंने कहा ठीक है यार। अब जो मेरे पास बचा कुचा पैसा था, जो मेरे पास टाइम था, जो मेरे पास मेहनत थी, सब मैंने बेटा इस पे लगा दिया, रॉक बी पर लगा दिया, ताकि जो है यहां से मैं इस वाले मतलब जो ये जो रॉक है, रॉक बी, इससे मैं क्या कर सकूं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकूं। और फाइनली मैंने क्या करा, रॉक बी से भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और जब मेरे हाथ में वो मेटल आया तब जाकर के मुझे चैन की सांस आई, क्योंकि ये जो रॉक बी था ना बेटा, इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना कंपैरेटिवली इजी था। भाई यहां पर तो बहुत मुश्किल हुई मुझे रॉक ए में से मेटल को निकालने में, ट्रस्ट मी बहुत दिक्कत हुई मुझे, मेरा पैसा भी लगा, मेरा टाइम भी लगा, मेहनत डबल ट्रिपल लग गई। लेकिन जब बात आई रॉक बी की, तो इससे मेटल को निकालना मेरे लिए थोड़ा सा इजी पड़ गया। एक तो समय कम लगा, पैसा भी कम लगा, मेहनत भी कम लगी, और जो मेटल हाथ में आया बेटा वो भी बहुत सारा था, बहुत सारा था। ये नहीं कि इतना सा आ गया, वो नहीं कहावत अपन बोलते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया टाइप्स, है ना, ये उसके साथ हुआ था कि इतनी इसके ऊपर मेहनत करी, इतना सा मेटल जो ना मेरे हाथ में आया। और वहीं पर जब मैंने रॉक बी से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया तो इजीली मेटल बाहर आ गया, पैसा कम लगा, टाइम कम लगा, मेहनत कम लगी, और आया भी बहुत सारा। तो मुझे खुशी हुई कि चलो कहीं ना कहीं तो मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो मैंने खुश होकर के ये वाला जो आपको पत्थर दिख रहा है रॉक बी, इसको अलग से एक नाम दिया। भाई मैं तो खुश हो गई ना, मैं इस पत्थर से खुश हो गई, क्योंकि इससे मेटल को निकालने में मुझे दिक्कत नहीं हुई, ज्यादा फायदा ही हुआ बल्कि मेरा। तो इसको मैंने खुश होकर के एक नाम दिया। क्या नाम दिया? इसको मैंने नाम दिया बेटा एक ओर। कौन सी ओर? अरे तेरी ओर नहीं बेटा, ओर, ORE, ओर। इसको मैंने नाम दिया ओर। तो ये रोने लग गया, रॉक ए, ये रोने लग गया कि मैम ये आपने क्या करा, मतलब इससे आपको अच्छे से मेटल मिल गया तो आपने इसको अलग से नाम दे दिया और, व्हाट अबाउट मी? मैंने कहा चल ठीक है, तुझे भी मैं नाम दे देती हूँ। इसको मैंने नाम दिया मिनरल। क्या नाम दिया? मिनरल। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ा। भाई ये भी रॉक है, ये भी रॉक है, इसमें भी मेटल है, इसमें भी मेटल है। इसको आपने मिनरल बोल दिया, इसको आपने और बोल दिया, तो कायदे से तो या तो दोनों को और बोलो या तो दोनों को मिनरल बोलो। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने इसको भी बोल दिया क्या? मिनरल। अब आप बोलोगे कि मैम अब तो कंफ्यूजन जो है ना उल्टा बढ़ गई है कम होने की जगह। देखो मैं बताती हूँ, वो बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने, रॉक्स जो कि अर्थ क्रस्ट की माइनिंग से हमारे पास आते हैं, जिनमें कि मेटल्स छुपे होते हैं, उन बेटा रॉक्स को, उन बड़े बड़े पत्थरों को अपन क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। यार मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये दोनों जो अपने पास बड़े बड़े पत्थर आए थे, रॉक्स आए थे, ये कैसे आए थे? अर्थ क्रस्ट की माइनिंग करी गई थी, मैंने करी थी, मेरे पास दो बड़े बड़े पत्थर आए। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में बेटा मेटल्स छुपे हुए हैं जिनको कि आप निकाल सकते हो। तो इन दोनों को मैंने क्या नाम दिया कि भैया तुम क्या हो? मिनरल्स हो। तुम भी मिनरल हो, तुम भी मिनरल हो। लेकिन इस वाले को मैंने अलग से एक और नाम दिया, क्या? और। आप बोलोगे कि मैम ये क्या हुआ? बेटा एक ऐसा मिनरल जिससे कि, भाई मिनरल तो दोनों है ना,
मैंने तो एक आपको जनरल सी बात बोल दी कि अर्थ क्रस्ट की माइनिंग से जो बड़े बड़े पत्थर रॉक्स निकल करके आते हैं जिनमें कि मेटल्स छुपे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। ये भी है, ये भी है, लेकिन एक ऐसा मिनरल जिससे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए इजी होता है। एक ऐसा मिनरल जिससे कि एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए इजी होता है, इकोनॉमिकल होता है, मतलब कि पैसा कम लगता है, मेहनत कम लगती है, और मेटल भी ज्यादा निकलता है, यानी कि चिंदी सा निकला है ना। तो उस मिनरल को स्पेसिफिकली हम क्या बोलते हैं? एक ओर। बेटा मिनरल्स तो बहुत सारे होते हैं, ये भी तो मिनरल ही है, लेकिन जब इससे मैंने मेटल निकाला तो मुझे तो मेरी नानी दादी सब याद आ गए। इतनी मेहनत, इतना पैसा, और निकला भी इतना सा। और जरूरी नहीं है बेटा, कुछ कुछ मिनरल्स तो ऐसे होते हैं कि उनमें मेटल्स होते हैं, लेकिन उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि मिनरल से मेटल निकल ही नहीं पाता। इसीलिए हमने क्या करा है, वो वाले मिनरल्स जिनसे कि मेटल्स को निकालना इजी है, इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट है, उनको अलग से हमने नाम दिया, क्या? ओर्स। अब कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रही थी? कि ये दोनों वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन उतने क्लैरिटी के साथ जो है कभी इनके बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता। अब समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट भी समझ में आएगा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट आवर मिनरल्स आर नॉट ओर्स। कि सारे जो ओर्स हैं बेटा वो मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं होते हैं बेटा। ओर क्या है? एक ओर क्या है? एक ओर एक ऐसी मिनरल है जिससे कि मेटल को निकालना इजी है, इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट है। समझे? उस मिनरल को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं ओर। लेकिन एक ऐसा मिनरल जिससे कि मेटल निकल ही नहीं पा रहा है, बहुत मुश्किल है, तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे? मिनरल ही बोलेंगे। तो जितने भी ओर्स हैं बेटा वो मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते हैं। ओर वही कहलाएगा मिनरल जिससे कि मेटल को निकालना आसान हो, मेटल भी अच्छा खासा अमाउंट क्वांटिटी में निकले, कन्वीनियंट भी हो, इकोनॉमिकल भी हो, अफोर्डेबल भी हो, सब कुछ हो, तब जाकर के उस मिनरल को अपन और बोलेंगे। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा बेटा? सिंपल मिनरल ही बन के रह जाएगा। अब तुम्हें क्लैरिटी हुई कि इतने सारे मिनरल्स होते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट की अपन क्या करेंगे? माइनिंग करेंगे, खुदाई वगैरह करेंगे, बड़े बड़े पत्थर आएंगे, ठीक है, उन सब में मेटल्स छुपे होंगे, तो अपन उन सभी पत्थरों को, रॉक्स को अपन क्या बोल देंगे? मिनरल्स बोल देंगे। लेकिन वो मिनरल जिससे कि मेटल को निकालना आसान हो, कन्वीनियंट हो, इकोनॉमिकल हो, उसी को अपन बोलेंगे ओर। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। आगे बात समझ में? चलो अब जो है तुम्हें मैं थोड़े फोटो दिखाती हूँ मिनरल्स के, ठीक है ना? ये दिख रहे हैं बेटा, यही है मिनरल्स। आप बोलोगे कि मैम हम तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोई बात नहीं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी अच्छी होती हैं। इतनी देर से मैं बोल रही थी कि अर्थ क्रस्ट की खुदाई करेंगे तो पत्थर निकलेंगे, रॉक्स निकलेंगे, तो तुम्हें क्या लगा था? जो तुम्हारे घर के सामने जो सड़क है उस पर जो पत्थर पड़ा हुआ है वो निकलेगा क्या? नहीं बेटा, ये जो मिनरल्स होते हैं ना ये अलग ही चमकते हैं। ये देखो ना कितने सुंदर, कितने प्यारे प्यारे मिनरल्स हैं। आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था अच्छे नहीं दिखते। बेटा मान लो कि अगर किसी ने मुझे ला करके ये वाला मिनरल दिया है, ये सुंदर है क्या? हाँ, अगर कोई मुझे ला करके ये देता पिंक कलर का तो मुझे अच्छा लगता, अगर कोई मुझे ला करके ये देता तो मुझे सुंदर लगता। ये बेटा कितना बदसूरत सा है। आई बात समझ में? तो मिनरल्स बेटा ये होते हैं, ठीक है। और फोटो में तुमको ये छोटे दिख रहे हैं, रियलिटी में बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं। ओके चलो, मिनरल्स एंड ओर्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं थोड़े और आगे की, स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम सबको ये पता चल ही गया है कि मिनरल्स में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। लेकिन कैसे? तो मिनरल्स में बेटा मेटल्स या तो पाए जाते हैं अपने फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में। ये बात तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि मिनरल्स में मेटल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे? तो मिनरल्स में मेटल्स पाए जाते हैं दो तरीकों से। या तो मेटल्स पाए जाएंगे अपने कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में, या फिर फ्री स्टेट में। अब आप बोलोगे कि मैम इसका क्या मतलब है? देखो मैं बताती हूं। फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक मिनरल आया है,
मान लो कि मेरे पास एक मिनरल आया है, ठीक है, और किसी ने मुझसे इसमें बोला कि भाई मेटल है। भाई ऑब्वियस सी बात है बेटा, मिनरल है तो मेटल तो होगा ना, एम फॉर मेटल, एम फॉर मिनरल। अर्थ क्रस्ट की माइनिंग से जो बड़े बड़े पत्थर, जो रॉक्स निकलते हैं जिनमें कि मेटल्स होते हैं, उन्हीं को तो अपन मिनरल्स बोलते हैं। तो अगर किसी ने मुझे बोला कि मैम देखो हमारे पास मिनरल है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, मेटल होगा। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ भैया बताओ तुम्हारे पास इसमें कौन सा मेटल है। तो उसने बोला कि मैम ये तो नहीं पता कि कौन सा मेटल है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेटल ना यहाँ पर अकेला है। मैंने कहा मेटल यहाँ पर अकेला है, इसका मतलब क्या? तो उस बंदे ने मुझसे बोला कि इसमें मेटल तो है, लेकिन मेटल अकेला पाया जा रहा है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड नहीं बना रहा है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड नहीं बना रहा है, कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, अकेला पाया जा रहा है। जैसे कि मान लो कि इसमें क्या है, सिल्वर है, ठीक है, एग्जाम्पल अपन ले ही लेते हैं कि हाँ ये मिनरल है, ठीक है, और इसमें कौन सा मेटल है, इसमें सिल्वर मेटल है, यानी कि इसमें सिल्वर पाया जा रहा है अपने फ्री स्टेट में, इस मिनरल में बेटा, या आप इसको और बोल लो, क्योंकि ये एक ऐसी मिनरल है जिससे कि सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना इजी है, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है। तो अपन इसको अपन क्या बोलेंगे, ये है सिल्वर की ओर, सिल्वर ओर बोलेंगे, सिल्वर ओर बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है सिल्वर ओर, जिसमें कि सिल्वर पाया जा रहा है अपने फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब क्या है बेटा, अकेला पाया जा रहा है, ऐसा समझ लो आसान शब्दों में। हमें तो समझने से मतलब है, कैसी भी समझें, कोई सी भी भाषा में क्यों ना समझें। तो फ्री स्टेट का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि किसी मेटल जो है अपनी ओर में, स्टेटमेंट सुनना मेरा ध्यान से, अगर मैंने बोला कि भैया कोई मेटल है जो अपनी ओर में फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या कि वो मेटल अपनी ओर में अकेला पाया जा रहा है, किसी दूसरे तीसरे एलिमेंट के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया, उसने कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ है, समझे। अकेला पाया जा रहा है, अकेला मतलब क्या, किसी और का साथ नहीं है उसके पास, ये नहीं कि उसके साथ आके कार्बन जुड़ गया या हाइड्रोजन जुड़ गया या सल्फर जुड़ गया, नहीं, वो अकेला पाया जा रहा है। अब समझ में आया फ्री स्टेट का मतलब, कि एक मेटल अपनी ओर में पाया जा रहा है फ्री स्टेट में, मतलब कि उस ओर में मेटल तो है, लेकिन वो मेटल अकेला है, कोई और दूसरा तीसरा एलिमेंट नहीं होगा, कोई कंपाउंड उसने नहीं बनाया होगा, वो अकेला होगा, ठीक है। वही मेरे पास बेटा अब क्या आया है, मेरे पास अब एक दूसरा मिनरल आया है, जिसमें कि एक दूसरा मेटल है। सपोज कौन है, इसमें है जिंक, ठीक है ना, इसमें है जिंक, लेकिन खास बात क्या, मतलब ये जिंक की क्या हो गई, और हो गई है ना, लेकिन खास बात पता है क्या है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे कि यहाँ पर सिल्वर की ओर में सिल्वर अकेला था, अपनी फ्री स्टेट में पाया जा रहा था, वैसे यहाँ पर जो जिंक की ओर है उसमें जिंक अपनी फ्री स्टेट में पाया जाएगा, अकेला पाया जाएगा। लेकिन टू माय सरप्राइज ऐसा नहीं हुआ। क्यों? मुझे बाद में पता चला कि भैया इस ओर में जिंक तो है, लेकिन जिंक अकेला नहीं है, नॉट अकेला। यहाँ पे मैं लिख दूं नॉट अकेला। आप बोलोगे कि मैम नॉट अकेला का मतलब क्या है, इसके साथ कोई और भी है? हाँ है। कौन है इसके साथ बेटा? हो सकता है कि ऑक्सीजन हो सकता है कि कार्बन हो सकता है कि सल्फर हो। आप बोलोगे कि मैम हो सकता है का क्या मतलब है? अरे हो सकता है का मतलब ये है, मुझे पता थोड़ी ना है कि इसमें एग्जैक्टली क्या होगा। अरे ऑक्सीजन भी हो सकती है। आप बोलोगे कि मैम अगर तो इसमें ऑक्सीजन हुई तो क्या होगा? अरे जिंक और बेटा ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब तो यहाँ पर कंपाउंड है। एग्जैक्टली, कंबाइंड स्टेट का मतलब यही होता है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, फ्री मतलब कि आजाद, आजाद मतलब कि अकेला होना। कंबाइंड का मतलब क्या कि किसी दूसरे तीसरे के साथ में बॉन्ड बना करके कंबाइन होकर के बैठा हुआ है कोई मेटल। तो ये जिंक की ओर है, लेकिन इसमें जिंक अकेला नहीं है, वो कंबाइंड स्टेट में है। कंबाइंड स्टेट में होने का मतलब क्या है बेटा कि उसने बनाया हुआ है कंपाउंड। अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड कंपाउंड बना लेगा। अगर सल्फर होगा साथ में तो वो क्या करेगा? जिंक सल्फर के साथ जो है बॉन्ड बना लेगा, जिंक सल्फाइड कंपाउंड बना लेगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हैं और में अलोंग विद जिंक, तो जिंक क्या करेगा? दोनों के साथ जुड़ करके जिंक कार्बोनेट कंपाउंड बना लेगा। यहां पर मैं लिख भी देती हूं कि जिंक ऑक्साइड हो सकता है, जिंक सल्फाइड हो सकता है बेटा, और जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है। मैं बोल तो रही हूं कि ये कंबाइंड का मतलब क्या है कि कोई
कॉम्बिनेशन बना रहा है, मेटल तो है और में लेकिन अकेला नहीं है, नॉट अकेला, कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएगा, जब कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट भी होगा, अगर ऑक्सीजन होगा तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा, अगर सल्फर होगा तो जिंक सल्फाइड बना लेगा, अगर ये दोनों हुए तो जिंक कार्बोनेट कंपाउंड बना लेगा। तो सी फॉर कंबाइंड, सी फॉर कंपाउंड, ऐसे याद रख लेना। तो मैंने क्या बोला कि ओर्स में, मिनरल्स में आप बोल सकते हो कि मेटल्स पाए जाते हैं दो तरीकों से, या तो वो अपने फ्री स्टेट में पाए जाएंगे या फिर वो अपने कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि वो अकेले होंगे, कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे, और कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है कि किसी दूसरे तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ करके कंपाउंड बना के बैठे होंगे, या तो ऑक्साइड या सल्फाइड या फिर कार्बोनेट कंपाउंड। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि कोई मेटल जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा या कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा, तो अभी बता देती हूं। उसके लिए तुम्हें पता होनी चाहिए क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। अपनी क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जिंक आयरन के पब हैं, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, ये हो गई अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। इनमें बेटा पोटेशियम से लेकर के एल्यूमिनियम तक, इनको आप बोलते हो कि ये हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, या चलो ठीक है ऐसे ही बोल दो, ये हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इनका तो तुमको पता ही है, सोडियम एंड पोटेशियम का, नलायक जहां रहते हैं आग पकड़ लेते हैं, है केरोसिन ऑयल में डिप करके रखना पड़ता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम तो बेटा हाईली रिएक्टिव, मतलब पगले ही है बिल्कुल रिएक्शन करने के मामले में। लेकिन अब क्योंकि हमें कुछ क्लासिफिकेशन बनाना है, इसलिए हमने क्या करा है, हमने बोल दिया कि भैया सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड अप टू एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है, ये है हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, फिर जिंक से लेकर के लेड तक आपने बोला कि ये है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ये है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, मतलब ये भी रिएक्टिव तो होंगे ही लेकिन ऐसे पगले नहीं है। ठीक है ना, तो ये है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। कॉपर मरकरी एंड सिल्वर, बेटा ये कैसे हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, और जो नीचे के दो हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम, बेटा ये तो साधु संत टाइप के मेटल्स हैं, इनको तो रिएक्टिविटी शो करना पसंद ही नहीं है। ये बोलते हैं कि भैया हमें तो माफ करो, हमें आप किसी के साथ भी रिएक्ट मत करवाओ, मतलब कि ये होते हैं बेटा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सबको दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो ये क्लासिफिकेशन बेटा हमने क्या करा, बनाया है ताकि आपको मैं ये बता पाऊं कि कोई सा मेटल जो है अपने कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा या फ्री स्टेट में पाया जाएगा, इसका एक बेसिक आइडिया देने के लिए बेटा यहाँ पर मैंने क्या करा है, क्लासिफिकेशन बनाया है। ठीक है, तो पोटेशियम से लेकर के एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी, जिंक से लेकर के लेड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी, कॉपर मरकरी एंड सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स है, गोल्ड एंड प्लेटिनम क्या है बेटा, ये तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, अब हम पहले ही बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनको रिएक्शन शो करना पसंद ही नहीं है, ना ऑक्सीजन ना पानी ना एसिड ना बेस ना किसी के साथ भी इनको बेटा रिएक्ट करना पसंद ही नहीं है। रिएक्ट करना पसंद नहीं है बेटा मतलब क्या, अरे ये बॉन्ड वॉन्ड कंपाउंड वंपाउंड कुछ नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या कि जब ये अपनी ओर्स में पाए जाएंगे बेटा, तो ये पाए जाएंगे अपने फ्री स्टेट में, अपनी ओर में ये पाए जाएंगे फ्री स्टेट में। मैंने पहले ही बोला ना कि इनको रिएक्ट करना पसंद ही नहीं है। ऑक्सीजन दे भी दोगे तो बोलेंगे कि हम क्यों करें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, हमें नहीं करना। कार्बन दे भी देंगे तो बोलेंगे हम क्यों करें कार्बन, हमें नहीं करना रिएक्ट। तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये अपनी ओर्स में अपने फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, अकेले पाए जाएंगे, कंपाउंड वंपाउंड नहीं बनाएंगे। वहीं अगर आप बात करोगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, तो बेटा ये तो है ही पगले बिल्कुल रिएक्टिविटी के नाम पर, जो भी दे दो उसके साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं। यानी कि ये ऐसे मेटल्स हैं जो अपने ओर्स में हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, ऑलवेज, हमेशा ये अपनी ओर में बेटा कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाएंगे, ऑलवेज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की। बेटा माना कि इतने पगले नहीं है रिएक्टिविटी के नाम पर, लेकिन थोड़े तो हैं ठीक है, तो इसलिए ये भी हमेशा अपने ओर में, मतलब कि जिंक आयरन एंड लेड, ये भी अपने ओर्स में हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाएंगे,
हमेशा कंबाइन स्टेट में पाए जाएंगे, यानी कि कार्बन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, सल्फर दे दो, रिएक्ट करके जो है कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है ना। देखो आप बोलोगे कि मैम बार बार आप ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन की बात क्यों करो, क्योंकि बेटा जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो ओर्स होती हैं वो ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट ओर्स ही होती हैं। मतलब कि जो हमारे मेटल्स होते हैं जनरली, मैं बहुत ही जनरल स्टेटमेंट में आपको दे रही हूं कि जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो अपनी ओर्स में या तो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाएंगे, या सल्फर के फॉर्म में पाए जाएंगे, या कार्बोनेट कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाएंगे। मेरी बात को बेटा समझने की कोशिश करना कि मान लो कि आपके पास जो है एक ऐसी ओर है जिसमें कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जा रहा है, तो तुम उसको क्या बोलोगे। देखो ये बोलने का तरीका होता है, ठीक है ना, कि आपके पास एक और है जिसमें कि मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में बेसिकली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड बना करके बैठा हुआ है, ये कंपाउंड बना करके बैठा हुआ है, तो तुम इसको क्या बोलोगे, तुम इसको बोलोगे बेटा मेटल की ऑक्साइड ओर, मेटल की ऑक्साइड ओर, ठीक है। दूसरी ओर है जिसमें कि मेटल है जो कि सल्फर के साथ में क्या बनाया हुआ है, मेटल सल्फाइड कंपाउंड बना के बैठा हुआ है, तो तुम इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, तुम इसको बोलोगे कि भैया ये है मेटल की सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर कहने का तरीका होता है बेटा, बच्चे कई बार इसी में उलझ के रह जाते हैं कि मैम मेटल की सल्फाइड ओर का मतलब क्या है। अरे एक ऐसी ओर जिसमें कि मेटल अपने सल्फाइड कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट्स इट। वैसे अगर मैं बोलूं कि हाँ एक और है जिसमें कि मेटल है जो कि कार्बोनेट के साथ कंपाउंड बना के बैठा हुआ है, मेटल कार्बोनेट बना के बैठा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी, मेटल की कार्बोनेट ओर कहलाएगी, ठीक है। चलो तो ये सारे के सारे बेटा ऐसे हाईली रिएक्टिव एंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा और में अपने कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाएंगे, या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में, या सल्फाइड्स के फॉर्म में, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं अपने लेस रिएक्टिव मेटल्स, कौन कौन, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर। तो क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं इसीलिए ये अपनी ओर्स में फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। इनके साथ ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि मान लो कि आपके पास कॉपर की ओर है, हो सकता है कि उस ओर में कॉपर अकेला हो, फ्री स्टेट में हो, या आपके पास एक और ओर आई है कॉपर की, लेकिन उसमें कॉपर जो है सल्फर के साथ में रिएक्ट करके सल्फाइड कंपाउंड बना करके बैठा हुआ है, मतलब कि वो क्या है, कॉपर की सल्फाइड ओर है जिसमें कि कॉपर सल्फाइड कंपाउंड के फॉर्म में पाया जा रहा है। तो ये दोनों बेटा पॉसिबिलिटी होती है लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ। इतना पल्ले पड़ गया। चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्ली किसकी, मेटलर्जी की। तो आपको ऊपर अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मेटलर्जी की एक अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो सुनने में समझने में बहुत आसान सी लगेगी, बट प्रॉब्लम ये कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है और उसमें कई सारे स्टेप्स भी होते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको, अच्छा हाँ, अब क्योंकि अपन ओर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि अर्थ क्रस्ट की माइनिंग से अर्थ क्रस्ट की माइनिंग से जो रॉक्स निकलते हैं, है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि अर्थ क्रस्ट की माइनिंग से जो रॉक्स निकलते हैं, जब उनसे अपन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसको अपन बोलते हैं मेटलर्जी। अब क्योंकि अपन ने मिनरल्स एंड ओर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो अब अपन मेटलर्जी की एक थोड़ी सी डेफिनेशन को अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं कि मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी में आप बोल सकते हो कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि अर्थ क्रस्ट की माइनिंग से जो मिनरल्स ऑब्टेन होते हैं, उन मिनरल से जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, या टू बी वेरी स्पेसिफिक जब अपन ओर्स से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो यहां पर हमने और उसको रिफाइन कर दिया, छान दिया, फिल्टर कर दिया कि रॉक्स को अब हमने बोल दिया मिनरल्स, मिनरल्स में भी हमने स्पेसिफाई करा कौन, ओर्स, कि जब किसी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज मेटलर्जी, ठीक है। तो अब अपन मेटलर्जी की बेटा कुछ स्टेप्स देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो होता है क्या, क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग ऑफ ओर, आप बोलोगे कि मैम क्रशिंग ऑफ ओर का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया बेटा, अर्थ क्रस्ट की माइनिंग से हमें ये बड़े बड़े से बेटा पत्थर मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं,
इनको अपन मिनरल्स बोलते हैं क्योंकि इनमें क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और वो सपोज ये वाला क्या है, ये वाला आप सपोज आप मतलब मान लो कि ये मिनरल तो है, लेकिन इस मिनरल से मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है वो हमारे लिए इजी है, कन्वीनियंट है, अफोर्डेबल है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे और, क्या बोल देंगे, और बोल देंगे। ठीक है, तो अभी तुमको दिख रहा है कि छोटा सा है बेटा, असली में बहुत बड़ा होता है। अब हमें क्या करना है, अरे हमें इस पत्थरे से बेटा मेटल निकालना है, अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, मेटल चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा अपन इसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे, इसको अपन चूरा चूरा बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे इसका, तब तो उससे मेटल निकाल पाएंगे, वरना ये पत्थर लेकर के कहां जाओगे तुम। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या होती है बेटा मेटलर्जी की, क्रशिंग ऑफ ओर, या ग्राइंडिंग भी आप उसको बोल सकते हो, कि ओर को हम क्या करेंगे, पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट करेंगे। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि क्रशिंग में अपन क्या करेंगे, ओर का कन्वर्जन होगा इनटू पाउडर्ड ओर, कन्वर्जन ओर को पाउडर्ड फॉर्म में या ओर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े जो चट्टान पत्थरे टाइप के होते हैं उनको क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, एक पाउडर्ड ओर मिल जाए। ठीक है, ये होती है बेटा पहली स्टेप। इसको पढ़ना है क्या, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है कि हाँ, मशीन्स होती हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, क्रशर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ओर को क्रश करते हैं और पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, जो पाउडर्ड ओर तुमको मिली है, जो पाउडर्ड ओर तुमको मिली है, उसमें क्या क्या होता है, और पार्टिकल्स होंगे, और पार्टिकल्स होंगे। और पार्टिकल्स में आप बोलोगे कि मैम और पार्टिकल्स का मतलब क्या, अरे बेटा और पार्टिकल्स मतलब तुम्हारा मेटल होगा। ठीक है ना, और पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि उसमें मेटल होगा। अलोंग विद और पार्टिकल्स बेटा एक पाउडर्ड ओर में पाई जाती है इम्प्योरिटीज। बेटा तुम्हारे घर में बगीचा होगा, या घर में नहीं तो कहीं आसपास बगीचा होगा, बगीचे में बेटा मिट्टी होती है, जरा मिट्टी खोदो और वहां से एक पत्थर निकालो। तुम बोलोगे कि मैम ओ माय गॉड मैम दैट्स सो ग्रोस, मतलब कि हम मिट्टी खोदे उसमें से पत्थर निकाले, ओ माय गॉड मैम कितना गंदा होता है वो। एग्जैक्टली, मिट्टी से निकाला हुआ बेटा कोई, मतलब मिट्टी को ही आप खोद करके अगर कोई पत्थर या कोई भी चीज निकालते हो, वो कितनी चीज गंदी होती है, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज लगी होती है। तो बेटा जरा सोचो कि अर्थ क्रस्ट से जो तुम रॉक निकाल रहे हो, जो तुम मिनरल निकाल रहे हो, जिसको तुम और बोल रहे हो, उसमें कितनी गंदगी होगी यार। तो जब अपन बात करते हैं पाउडर्ड ओर की, तो उसमें दो चीजें होती हैं, और पार्टिकल जिसमें की होता है मेटल, और दूसरी होती है इम्प्योरिटीज, अर्दी सैंडी इम्प्योरिटीज, अर्दी सैंडी इम्प्योरिटीज, रॉकी पार्टिकल्स। ठीक है ना, रॉकी पार्टिकल्स, ये सारी गंदगी पाई जाती है कहां, पाउडर्ड ओर में। और इस पूरी गंदगी को बेटा अपन एक अलग सा नाम देते हैं, और वो नाम होता है गैंग का, है ना, गैंग का। आप ऐसा समझ लो कि जो भी गंदगी है वो क्या करती है, एक गैंग बना लेती है मेटल के आसपास, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, कि गैंग का मतलब क्या है, पाउडर्ड ओर में जो गंदगी, जो इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, अर्दी सैंडी इम्प्योरिटीज, रॉकी पार्टिकल्स, उन सबको अपन मिला के क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास सपोज एक ओर थी, मेटल ओर थी, निकाला आपने उसको बाहर, अब आपको क्या करना है, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि आपको मेटलर्जी परफॉर्म करनी है। तो पहली स्टेप क्या होगी, सबसे पहले अपन उसको क्या करेंगे, ओर को क्रश करेंगे, उसको पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब पाउडर्ड ओर में आपके पास दो चीजें आ गई हैं, इम्प्योरिटीज हैं और पार्टिकल्स हैं। हमें क्या करना है बेटा, हमें ना सबसे पहले तो मतलब एक स्टेप तो आपने कर ली, दूसरी स्टेप में हमें इन इम्प्योरिटीज को, हमें इस गैंग को पाउडर्ड ओर में से हटाना है। भाई पाउडर्ड ओर में दो चीजें हैं, दो में से अगर आप एक चीज हटा दोगे तो फिर क्या होगा, उस पाउडर्ड ओर में सिर्फ और सिर्फ और पार्टिकल्स बचेंगे, यानी कि मेटल बचेगा, यानी कि आपकी जो ओर है बेटा वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, एनरिच हो जाएगी। एनरिचमेंट और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पता है ना। तो आपकी पाउडर ओर में दो चीजें हैं, दो में से एक को हटा दो तो ओर में केवल यही रह जाएगा, मेटल ही रह जाएगा, सारी गंदगी अपन निकाल देंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ओर का कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो सेकेंड स्टेप क्या होती है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर,
या फिर आप इसको बोल सकते हो एनरिचमेंट ऑफ ओर भी, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज या गैंग, कि गैंग को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे ताकि पाउडर्ड ओर में सिर्फ क्या रहे, मेटल रहे और पार्टिकल्स रहे, ठीक है। चलिए इतना हमने कर दिया, ओर को हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया, एनरिच कर दिया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं बेटा, अब हम करेंगे ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट। कैसे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो अपने मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, मोस्टली जो अपने मेटल्स होते हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव ओर्स में या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, या सल्फाइड्स के फॉर्म में, या कार्बोनेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि थर्ड स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, कि ओर का एनरिचमेंट हो गया, अब उसमें क्या है, सिर्फ मेटल है, तो अब हम क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ओर। लेकिन कैसे, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, यदि किसी ओर में, यदि किसी मेटल की ओर में मेटल पाया जा रहा है अपने सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसकी ऑक्साइड के फॉर्म में। यानी कि मान लो कि मेरे पास क्या है, एक जिंक की ओर है, ठीक है, जिंक की ओर है, जिंक की सल्फाइड ओर है, मतलब कि स्टेटमेंट को समझना बेटा, मेरे पास जिंक की सल्फाइड ओर है, यानी कि उस ओर में जिंक जिंक सल्फाइड कंपाउंड की फॉर्म में पाया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले पता क्या करूंगी, मैं सबसे पहले उस सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करूंगी ऑक्साइड के फॉर्म में। क्यों, यानी कि एग्जांपल अगर हम लें तो जिंक सल्फाइड को मैं कन्वर्ट करूंगी जिंक ऑक्साइड में। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आपके पास जब एक मेटल ऑक्साइड आ जाता है ना, तो उसमें से मेटल को निकालना आसान है। क्यों भाई, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर आप मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल देते हो तो वो रिड्यूस हो जाता है मेटल में। भाई अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें मेटल चाहिए ना, उसी के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने उसको क्रश किया, फिर हमने उसमें से गंदगी साफ करी, फिर हमने क्या करा, अब और से हमें मेटल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी और में मेटल पाया जा रहा है अपने सल्फाइड कंपाउंड के फॉर्म में, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मेटल आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो कि मेरे पास किसी मेटल की कार्बोनेट ओर है, मान लो कि मेरे पास जिंक की कार्बोनेट ओर है, इसका मतलब क्या कि उस ओर में जिंक पाया जा रहा है जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में, तो उसको भी मैं क्या करूंगी, उसको भी मैं कन्वर्ट करूंगी उसके ऑक्साइड फॉर्म में, यानी कि जिंक कार्बोनेट को मैं कन्वर्ट करूंगी जिंक ऑक्साइड में। तो एक्सट्रैक्शन में अपन ने क्या करा, सल्फाइड ओर है किसी मेटल की या कार्बोनेट ओर है किसी मेटल की, उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, उसके ऑक्साइड के फॉर्म में, और इसके बाद में मेटल ऑक्साइड को, यहां पे मैं लिख देती हूँ राइट साइड में, मेटल ऑक्साइड को जब अपने पास फाइनली मेटल ऑक्साइड आ जाएंगे, तो फिर अपन क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करवा देंगे मेटल में, ठीक है। तो अपने पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बेटा, मेटल आ जाएगा। आप बोलोगे कि अगर कोई मेटल की ऑक्साइड ओर है, तो मतलब कि मैं बोलूं कि मेरे पास मरकरी है, उसकी ऑक्साइड ओर है, यानी कि उस ओर में मरकरी पाया जा रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड के फॉर्म में, तो मतलब ये जो स्टेप है ना, ये आप नहीं करोगे। भाई हमें तो क्या चाहिए, हमें मेटल ऑक्साइड चाहिए जिसके रिडक्शन से हमें मेटल मिल जाए। तो अगर किसी ओर में ऑलरेडी मेटल अपने ऑक्साइड के ही फॉर्म में प्रेजेंट है, तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो ताकि आपके पास क्या आ जाए, मेटल आ जाए, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, यहां पर आपको मेटल तो मिल गया, लेकिन बेटा ये मेटल पता है क्या होता है, ये होता है इम्प्योर। आप बोलोगे कि मैम इम्प्योरिटीज तो हमने पहले ही निकाल दी थी, अभी भी बची क्या, हाँ, ये तो अर्दी सैंडी रॉकी पार्टिकल्स जिनको आपने हटा दिया। जो मेटल आपके पास आया बेटा वो अभी भी कैसा है, गंदा है, उसको साफ करना पड़ेगा, यानी कि उसको आपको रिफाइन करना पड़ेगा। तो एक आखिरी स्टेप बनती है बेटा क्या, रिफाइनिंग ऑफ मेटल।
रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ताकि हमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल मिल जाए। तो ये हो गई स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों स्टेप्स होती हैं बेटा मेटलर्जी की, तब जाकर के बेटा आपको और से एक्सट्रैक्ट कर पाते हो आप एक मेटल को। दिस इज व्हाट वी कॉल मेटलर्जी। ऊपर का पढ़ा है तुमको अभी मैंने, अभी मैं बहुत डिटेल में गई ही नहीं हूं। अभी तो अपन बस बेसिक बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई मिनरल्स का मतलब क्या है, ओर्स का मतलब क्या है, मेटल्स कहाँ से पाए जाते हैं, मेटल की सल्फाइड और कार्बोनेट और का मतलब क्या है, ऑक्साइड और का मतलब क्या है, मेटलर्जी का मतलब क्या है। तो जब आप किसी मेटल और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी, जिसमें की होती है ये 4 स्टेप्स। सबसे पहले क्रशिंग ऑफ ओर, फिर ओर का एनरिचमेंट या उसका कॉन्सेंट्रेशन, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर सल्फाइड ओर है तो उसको अपन सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, अगर कार्बोनेट ओर है तो उसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। फिर जो अपने पास मेटल ऑक्साइड है उसको अपन रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, मेटल आ जाए। ये मेटल इम्प्योर होता है तो उसको अपन क्या करेंगे, फिर प्यूरिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनती है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तब जाकर के हमें मिलता है क्या, फाइनली हमारा प्योर मेटल। हाँ ओके चलो बेटा, अब जो है अपन शुरुआत करते हैं। हमें करना क्या है, हमें इन चारों स्टेप्स को पढ़ना है। मेटल की रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, क्रशिंग ऑफ ओर, ये हमें सब कुछ पढ़ना है। ये चारों से जब आप पढ़ लोगे तब जाकर आपकी मेटलर्जी का टॉपिक फिनिश होगा। तो आज आप बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं बेटा सेकेंड स्टेप के साथ। आप बोलोगे कि मैम फर्स्ट का क्या हुआ, अरे मैंने फर्स्ट स्टेप का बताया तो कि क्रशिंग ऑफ ओर का मतलब क्या है, कि आपके पास जो ओर है ना, क्रशिंग ऑफ ओर का मतलब क्या है। क्रशिंग ऑफ ओर का बेटा मतलब बहुत ही आसान सा है कि आपके पास ना बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, आपके पास नहीं मतलब जो करते होंगे लोग, उनके पास ना बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, क्रशर्स होते हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, जिनमें कि ओर को डाल दिया जाता है ताकि वो एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, सेकंड स्टेप की, एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूं। कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट भी बोल सकते हो ऑफ ओर के कुछ मेथड्स होते हैं, सारे नहीं पढ़ाऊंगी, और जो पढ़ाऊंगी वो भी बहुत आपको ऊपर से पढ़ाऊंगी, ज्यादा डिटेल में डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सिर्फ क्लास 10th में है, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में बेटा 3 मेथड्स में आपको पढ़ाऊंगी, मतलब कि ये 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, किसी ओर को, मेटल की ओर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, इंप्योरिटीज को हटा सकते हो, गैंग आप रिमूव कर सकते हो। एक होता है मैग्नेटिक मेथड, एक होता है ग्रेविटी मेथड, और एक होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है ना। ये 3 मेथड्स आपको पढ़ने हैं, मैग्नेटिक मेथड, ग्रेविटी मेथड, और एक होता है फ्रोथ या फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बात किसकी, मैग्नेटिक मेथड की। आ जाओ बेटा, तो मैग्नेटिक देखो मेथड में क्या होता है, मैग्नेटिक मेथड में देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाउडर्ड ओर में आपको 2 चीजें देखने को मिलती हैं, ओर पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज, जिनको कि अपन गैंग भी बोलते हैं ना, इम्प्योरिटीज जिसको कि अपन गैंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो पाउडर्ड ओर में 2 चीजें होती हैं, इम्प्योरिटीज और ओर पार्टिकल्स। हमें क्या करना है, एनरिचमेंट में या कॉन्सेंट्रेशन में इम्प्योरिटीज को हटाना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेथड में क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि पाउडर्ड ओर में इन दोनों में से, ओर पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज में से कोई एक मैग्नेटिक हो और कोई दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो। जैसे कि मान लो कि अपने जो ओर पार्टिकल्स हैं बेटा, ओर पार्टिकल्स का मतलब क्या है, जिसमें कि मेटल होगा। कंफ्यूज मत होना कि मैम ओर पार्टिकल में क्या आएगा, बेटा ओर पार्टिकल में तुम्हारा मेटल ही आएगा, ठीक है। तो बड़ा सा ओर था, क्रश कर दिया, पाउडर बन गया। पाउडर में 2 चीजें हैं, पाउडर ओर में 2 चीजें हैं, एक तो गंदगी और दूसरा तुम्हारा ओर पार्टिकल्स, जिनमें क्या है, मेटल है, ठीक है ना।
तो इनमें से कोई एक मैग्नेटिक हो और एक नॉन मैग्नेटिक हो। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक का मतलब क्या है बेटा? मैग्नेटिक का मतलब ये कि ये मैग्नेट से जाके चिपक जाए, नॉन मैग्नेटिक का मतलब ये है कि ये मैग्नेट से ना चिपके। जैसे कि मेरे पास ये प्लास्टिक का पेन है और सपोज मेरे पास एक लोहे की कील है, कील दिख नहीं रही है मुझे वरना मैं आपको दिखाती, ठीक है। मेरे पास एक प्लास्टिक का पेन है, मेरे पास एक लोहे की कील है, तो लोहे की कील मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी, प्लास्टिक के पेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नॉन मैग्नेटिक और लोहे की कील क्या है? मैग्नेटिक है ना। मतलब ऐसा मान लो बेटा, अभी तुम्हें मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए सब बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो और एक नॉन मैग्नेटिक हो। मान लो कि अपने जो और पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो कैसे हैं? मैग्नेटिक हैं, मतलब कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जो गंदगी है ये कैसे हैं? गंदगी कैसी है? नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक है। इसको मैग्नेट से कोई मतलब नहीं, ये मैग्नेट के ऊपर जाके नहीं चिपकेगी, इन शॉर्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कहां बताऊं, चलो ये बता देती हूँ। एक ना बेटा बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट, जैसे कि अपना एस्केलेटर होता है। अगर तुम लोग कभी जिम गए हो तो वहां पर अगर तुमने कभी ट्रेडमिल चलाया हो, ठीक है, तो ट्रेडमिल में भी क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट होती है, वैसे गोल 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 ऐसे रोटेशन में ऐसे 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 घूमती है। और अगर तुमने वो भी नहीं देखा है तो चलो छोड़ो, एस्केलेटर सबने यूज किया होगा, सबके बेटा घर के, मतलब घर के नहीं क्या बोलते हैं, शहर में मॉल होते हैं, ठीक है ना। आजकल तो रेलवे स्टेशन पर भी एस्केलेटर लगे होते हैं। तो एस्केलेटर में भी क्या होता है बेटा, वो जो सीढ़ियां होती हैं वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे रोटेशन में चलती कि नहीं चलती हैं। बस तुम तो बस उसी को याद रखो कि एक क्या होती है बेटा, कन्वेयर बेल्ट होती है, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे 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 गोल गोल घूमती है, ठीक है। इसके दोनों एंड्स पे लगे होते हैं दो व्हील्स, एक व्हील ये है, एक व्हील ये है। जो ये वाला व्हील है बेटा, ये कैसा होता है? मैग्नेटिक होता है। मतलब ये समझ लो कि ये मैग्नेट है ना, ऐसा मान लो कि ये मैग्नेट है। तो एक कन्वेयर बेल्ट है, उसके दोनों एंड्स पर एक एक व्हील लगा होता है, तो व्हील के ऊपर से क्या होता है? ऐसे गोल गोल घूमती है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है ना। जो ये वाला व्हील है बेटा, ये क्या करता है? ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने ऊपर से देखो, ऊपर से हमने क्या करा है? ऊपर से हमने डाली है ये पाउडर्ड ओर, जिसमें कि ओर पार्टिकल्स मैग्नेटिक हैं और ये जो इम्प्योरिटीज है वो कैसी है? नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो ऊपर से हमने क्या करा है बेटा, देखो कुछ इस तरीके से हम पाउडर्ड ओर डाल रहे हैं, कहाँ? कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। अब जैसे ये पाउडर्ड ओर बेटा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आएगी तो बेल्ट तो घूमेगी भाई, बेल्ट तो देखो ना ऐसे चलेगी फिर नीचे आएगी, फिर घूम के ऊपर आ जाएगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। तो जब अपन पाउडर्ड ओर इस बेल्ट के ऊपर डालते हैं बेटा, तो बेल्ट आगे बढ़ेगी तो उसके साथ क्या होगा? पाउडर्ड ओर भी आगे बढ़ेगी। पाउडर्ड ओर भी देखो बढ़ रही है, मतलब पाउडर्ड ओर के आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि ओर में जो और पार्टिकल्स है, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो सब कहाँ है बेटा? ये देखो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही और क्या बोलते हैं, पाउडर्ड ओर यहां तक पहुंचेगी, जब तक तो देखो, जब तक कि बेल्ट सीधी है तब तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां ये बेल्ट घूमी और घूम करके ऐसे नीचे आई, तो इस पॉइंट पर क्या होगा बेटा? पाउडर्ड ओर में जो इम्प्योरिटीज हैं ये नीचे गिरती जाएंगी। ये देखो ये इम्प्योरिटीज बेटा देखो कुछ इस तरीके से ऐसे नीचे गिरती जाएंगी। आप बोलोगे कि मैम नीचे क्यों गिर रही है, और अगर नीचे ही गिरना था तो यहाँ ऊपर क्यों थी? अरे मुन्नो, यहाँ पर बेल्ट सीधी थी ना, सीधी बेल्ट पर तुम क्या कर रहे थे? और जो पाउडर्ड ओर है वो गिरा रहे थे। सीधी बेल्ट के ऊपर इंप्योरिटीज गिर रही थी, सीधी बेल्ट के ऊपर और पार्टिकल्स गिर रहे थे, तो कोई गिर नहीं रहा था, मतलब कोई बेल्ट से नीचे नहीं गिर रहा था। लेकिन जहां बेल्ट यहां पर आकर के नीचे घूमी, तो पाउडर्ड ओर में बेटा जो इंप्योरिटीज थी वो यहीं से क्या होगा? यहीं से नीचे गिरने लग जाएंगे और नीचे गिर के क्या करेंगी? अपना अलग से वो पहाड़ बना लेंगी। आप बोलोगे कि मैम नीचे गिर गई, हाँ नीचे गिर गई, क्योंकि भाई दिमाग लगाओ ना, यहां पर आकर के बेल्ट खत्म, अब वो तो नीचे जा रही है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाकर के बेटा जो ये इम्प्योरिटीज है वो नीचे तो नहीं चली जाएंगी ना, वो यहीं कहीं क्या होगा? गिर जाएंगी, और अलग से क्या होगा? इम्प्योरिटीज का पहाड़ बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम अगर इम्प्योरिटीज नीचे गिर रही हैं यहां पर आकर के, अगर गैंग पार्टिकल्स यहां पर आकर के गिर रहे हैं, तो फिर ये जो और पार्टिकल्स हैं मैम इनको भी तो गिरना चाहिए ना? नहीं, ये नहीं गिरेंगे। क्यों? मैंने क्या बोला?
और पार्टिकल्स हैं मैग्नेटिक, मतलब कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले हैं। बेटा मैंने क्या बोला था, ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसमें जो ये वाला रोलर लगा हुआ है ये कैसा है, ये है एक मैग्नेट, ये मैग्नेट का काम करेगा। तो इस मैग्नेटिक रोलर से, इस मैग्नेटिक रोलर से क्या होगा बेटा, ये जो और पार्टिकल्स हैं ये अट्रैक्ट हो जाएंगे ना। भाई देखो यहां तक दोनों ही आए थे, इंप्योरिटीज भी आई थी और पार्टिकल्स भी आए थे, लेकिन इंप्योरिटीज क्योंकि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुई तो वो यहीं के यहीं नीचे गिर गई। जो और पार्टिकल्स थे बेटा वो कैसे हैं, मैग्नेटिक हैं, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो ये जो मैग्नेटिक रोलर लगा करके रखा है ना बेटा, इस रोलर से, क्योंकि ये मैग्नेट का काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इस रोलर से जो तुम्हारे और पार्टिकल्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से, और चिपक करके कहां आ जाएंगे बेटा, बेल्ट के साथ साथ यहां तक आ जाएंगे। आप बोलोगे कि मैम वारे ग्रेविटी है, वारे साइंस, वारे ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो इंप्योरिटीज थी वो तो नीचे गिर गई यहां पर आकर के, लेकिन जो और पार्टिकल्स थे वो नीचे नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे, उनके ऊपर ग्रेविटी नहीं लगी क्या, अरे बिल्कुल लगी ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी से ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स जो है इस मैग्नेट रोलर का ज्यादा लगा। ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले थे बेटा और पार्टिकल्स, और जहां उनको मैग्नेट मिला बस अट्रैक्ट हो गए, नीचे गिरे ही नहीं। बिना नीचे गिरे देखो कहां आ गए हैं, बिना नीचे गिरे ये ग्रीन कलर के क्या है बेटा, ये ग्रीन कलर के हैं और पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये ग्रीन कलर के क्या है, ये ग्रीन कलर के हैं और पार्टिकल्स, पिंक कलर की है इंप्योरिटीज और ग्रीन कलर के क्या है और पार्टिकल्स हैं। तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं गिरे, बल्कि इस मैग्नेट वाले रोलर से अट्रैक्ट होकर के यहां तक आ गए, है ना, यहां तक आ गए। अब क्या होगा, अरे अब कुछ नहीं होगा, फाइनली ग्रेविटी लगेगी और ये नीचे आके गिरेंगे और नीचे इनका अलग से पहाड़ बनेगा और पार्टिकल्स का। आप बोलोगे कि मैम यहां तक अट्रैक्ट होकर के आ गए थे तो फिर वापस चले जाते, अरे वापस नहीं जा सकते ना। अगर मेरे पास मैग्नेट यहां है और लोहे की कील यहां है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेट मेरे घर पे है और लोहे की कील तुम्हारे घर पे है तो इतने डिस्टेंस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा क्या, नहीं। तो जब पाउडर्ड, ये क्या बोलते हैं, जो और पार्टिकल्स हैं बेटा, जब और पार्टिकल्स इस मैग्नेट वाले रोलर के पास थे तब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगे, है ना। जब ये पास पास थे तब इनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स लगा। और जहां फिर क्या हुआ, ये रोलर दूर हुआ और पार्टिकल्स से, जहां ये मैग्नेट बेटा रोलर दूर हुआ और पार्टिकल्स से, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स बंद हो गया। अब लग रहा है सिर्फ क्या, ग्रेविटी, जिसके कारण ये दोबारा ऐसे नीचे आकर के टपक जाएंगे और अलग से यहाँ पर क्या होगा, पहाड़ बन जाएगा। इस खेल में हुआ क्या बच्चों, इस खेल में हुआ ये कि तुम्हारी और कॉन्सेंट्रेट हो गई, उसका एनरिचमेंट हो गया। क्यों, अरे देखो ना इंप्योरिटीज अलग हो गई कि नहीं हो गई, और पार्टिकल्स तुम्हारे देखो अलग हो गए, और पार्टिकल्स यहाँ पर अलग से पहाड़ बनेगा और इंप्योरिटीज का अलग से पहाड़ बनेगा। इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मेथड या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, कि दोनों में से, और पार्टिकल्स या इंप्योरिटीज में से कोई, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक हो। जो मैग्नेटिक होगा वो इस मैग्नेट वाले रोलर से अट्रैक्ट होकर के तुरंत नीचे नहीं गिरेगा बेटा, गिरना तो देखो दोनों को अल्टीमेटली नीचे ही है, लेकिन जो मैग्नेटिक है, जो जैसे कि अपन ने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग जो अपने और पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक हैं, तो वो इस रोलर से अट्रैक्ट होकर के थोड़े नीचे तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे और फिर आगे जाकर के गिरेंगे। वही जो इंप्योरिटीज हैं वो नॉन मैग्नेटिक है, तो वो रोलर से उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो क्या होगा, जैसे यहां तक पहुंचेंगे तपाक से नीचे आके गिर जाएंगे। दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं किसकी, आ जाओ, ग्रेविटी मेथड की आ जाओ, बात कर लेते हैं, या अपन इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो आपके पास पाउडर्ड ओर है, उसमें दो चीजें हैं, कौन सी दो चीजें, एक तो ओर पार्टिकल्स हैं और दूसरे आपके पास इंप्योरिटीज हैं, मतलब गैंग, ठीक है। अब इस पे कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है कि दोनों में से एक भारी हो एक हल्का हो, मतलब डेंसिटी में डिफरेंस हो। जैसे कि मान लो जो और पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है
उनकी डेंसिटी ज्यादा है मतलब ये भारी है, और जो अपनी इंप्योरिटीज हैं वो हल्की हैं मतलब कि इनकी डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी में बेटा जब डिफरेंसेस होते हैं और पार्टिकल्स और इंप्योरिटीज में, जब इनकी डेंसिटीज में डिफरेंस होता है तब जाकर के ग्रेविटी मेथड यहां पर लगता है। कैसे, देखो मैं बताती हूं। तुम तो बस ये समझो कि इंप्योरिटीज हल्की हैं और पार्टिकल्स भारी हैं। अब देखो क्या होता है, एक बिछाते हैं बेटा टेबल, ठीक है, और टेबल को जो है थोड़ा सा ऐसे अपन टिल्ट कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा अपन उठा देते हैं, ठीक है। टेबल का जो सरफेस होता है, टेबल का जो सरफेस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं नदी पहाड़, मतलब कि ग्रूव्स। देखो कुछ इस तरीके से, एक टेबल लिया, उसको थोड़ा सा हमने ऐसे उठाया, एक तरफ से टिल्ट कर दिया, और उसके सरफेस पर क्या होते हैं, ऐसे नदी पहाड़, मतलब कि टेबल का सरफेस आप समझ सकते हो कि स्मूथ नहीं है, ऐसे ग्रूव्स प्रेजेंट है टेबल के सरफेस पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं बेटा, यहां पर अपन डालना शुरू करते हैं पाउडर्ड ओर, ठीक है ना। टेबल का जो सरफेस है ना, जिसके ऊपर ऐसे ग्रूव्स हैं, है ना, ऐसे नदी पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है ना, इसके सरफेस पे बेटा हम डालना शुरू करते हैं क्या, पाउडर्ड ओर। पाउडर्ड ओर में क्या है, इंप्योरिटीज एंड ओर पार्टिकल्स हैं, ये भारी हैं ये हल्के हैं, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से देखो क्या करा है, ओर पार्टिकल्स को, सॉरी ओर पार्टिकल्स नहीं, जो पाउडर्ड ओर है, पाउडर्ड ओर जो है बेटा वो हमने डालनी शुरू करी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पानी से धो डालेंगे, पानी से धो डालेंगे इस पाउडर्ड ओर को, यानी कि टेबल के सरफेस पे आपने डाल दी पाउडर्ड ओर। अब आप क्या करोगे, साथ ही साथ यहां पर डालना शुरू करोगे पानी। तुमको पता है कि पानी अपने साथ चीजों को बहा करके ले जाता है। जैसे कि मान लो कि सड़क है ना, ऐसा समझ लो, सड़क है, सड़क पर मिट्टी होती है, धूल, और सड़क पर पत्थर भी होते हैं। खूब जोर से बारिश हुई, बारिश का पानी बहा तो सड़क साफ हो गई। कैसे, सड़क पर जो धूल मिट्टी थी वो पानी के साथ बह गई, और पीछे क्या छुड़ गए, पत्थर। पत्थर क्यों छुड़ गए, क्योंकि पत्थर भारी थे, तो वो पानी के बहाव के साथ बहे नहीं। धूल मिट्टी तो बेटा हल्की सी होती है, जहां पानी आए उसके साथ में बह गई। यहां पर भी वही होने वाला है कि जब पाउडर्ड ओर अपन ने डाल दी, उसके ऊपर से हमने क्या करा, पानी डाला, पानी बहा रहे हैं, तो पानी जब आगे बहेगा बेटा, पानी जब आगे बहेगा तो पानी अपने साथ इन दोनों में से जो हल्का होगा उसको बहा करके ले जाएगा। मतलब कि यहां पर जो इंप्योरिटीज थी बेटा, यहां पर जो इंप्योरिटीज थी वो पानी के साथ बह जाएंगी, इंप्योरिटीज पानी के साथ बह जाएंगी। और ये जो आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं बेटा, ग्रूव्स, इनके बॉटम में जाकर के सेटल हो जाएगा क्या, इनके बॉटम में जाकर के सेटल हो जाएंगे और पार्टिकल्स, क्योंकि वो तो भारी है ना भाई, पत्थर भारी होते हैं, तो चाहे कितने भी जोर से बारिश हो जाए पत्थर नहीं हटते अपनी जगह से, वो खड़े रहते हैं, वो रोड पे पड़े रहेंगे। तो जब आप इन ग्रूव्स में पाउडर्ड ओर डाल रहे थे तो इंप्योरिटीज क्योंकि हल्की थी तो पानी के बहाव के साथ बह गई, लेकिन जो और पार्टिकल्स थे बेटा उनकी डेंसिटी ज्यादा थी, वो भारी थे, तो देखो वो उन ग्रूव्स के बॉटम में जाकर के बैठ गए हैं, वो नहीं हटे। ये क्या है, ग्रीन ग्रीन, ये हैं सारे और पार्टिकल्स, और ये रेड कलर की क्या है, सारी इंप्योरिटीज है जो कि बह गई हैं, यानी कि अब तुम्हारी और क्या हो गई बेटा, साफ हो गई है, कॉन्सेंट्रेशन एनरिचमेंट हो गया है तुम्हारी और का। इंप्योरिटीज पानी के साथ बह गई, क्या बचा, सिर्फ और पार्टिकल्स, हो गया काम तमाम, और क्या, ठीक है। चलो लास्ट मेथड बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें कुछ नहीं बेटा, झाग बनाते हैं, ठीक है, झाग से ही काम हो जाता है। देखो इसमें क्या होता है, इसका भी प्रिंसिपल मैं आपको बता देती हूँ। पाउडर्ड ओर है आपके पास, आपके पास पाउडर्ड ओर है, ठीक है, जिसमें कि दो चीजें होंगी, एक होंगे और पार्टिकल्स और दूसरी होंगी इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज की स्पेलिंग हमेशा गलत ही होगी मुझसे पहली बार में तो, ठीक है। दोनों में से कोई एक होना चाहिए ऑयल लविंग और कोई एक होना चाहिए वाटर लविंग। देखो बेटा, जो चीजें पानी से प्यार करती हैं वो तेल से प्यार नहीं करती हैं, जो तेल से प्यार करती हैं वो पानी से प्यार नहीं करती। जैसे कि ग्लूकोज है, पानी में घुल जाएगा, नमक पानी में घुल जाएगा है ना, नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा, लेकिन नमक बेटा कभी भी तेल में जाकर के नहीं घुलने वाला है सच, ठीक है।
या तो चीजें वाटर लविंग होती है या ऑयल लविंग होती हैं, तो दोनों में से कोई एक ऑयल लविंग हो और कोई एक वाटर लविंग हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जो अपने ओर पार्टिकल्स हैं ये क्या है, ये है ऑयल लविंग है, यानी कि ओर पार्टिकल्स को ऑयल पसंद है, ऑयल से जाकर के ये पार्टिकल्स जुड़ना चाहेंगे, ये पानी में नहीं जुड़ेंगे, पानी से ये दूर रहेंगे। वहीं जो इम्प्योरिटीज हैं ये कैसी है बेटा, ये है वाटर लविंग, तो ये पानी से गीली हो जाएंगी, और ये जो और पार्टिकल्स हैं ये ऑयल से गीले होंगे, पानी से गीले नहीं होंगे। बात समझ में आई कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का मैं तुमको प्रिंसिपल बता रही हूँ कि दोनों में से कोई एक ऑयल लविंग हो और एक कोई वाटर लविंग हो। मान लो कि जो अपने और पार्टिकल्स हैं ये है ऑयल लविंग, ये ऑयल से गीले होंगे, पानी से गीले नहीं होंगे। जो इम्प्योरिटीज हैं ये वाटर लविंग है, ये पानी से गीली होंगी, तेल से गीली नहीं होंगी। ठीक है, अब अपन देखो क्या करते हैं, एक लेते हैं कंटेनर, उसमें हम डालते हैं अपनी ये पाउडर्ड ओर। ठीक है, हमने डाल दी क्या उसमें, ये अपनी पाउडर्ड ओर डाल दी। फिर हमने क्या करा, उसमें डाला है पानी भी। तो रुको पहले मैं इसको ठीक से बनाती हूँ। हमने डाला इसमें पानी, ठीक है, कंटेनर लिया, उसमें डाला पानी, और पानी में हमने डाल दी है पाउडर्ड ओर। ये लो, ये है क्या, पाउडर्ड ओर। साथ में हमने डाला थोड़ा सा ऑयल भी, क्योंकि दोनों में से जो और पार्टिकल्स है बेटा वो ऑयल लविंग है ना, तो उनके लिए हमने क्या करा, थोड़ा सा तेल भी डाल दिया। ये हमने तेल डाल दिया है। ठीक है, या एक काम करो ऐसे ले लो। ठीक है, तो कंटेनर में क्या क्या है, पानी है, पाउडर्ड ओर है और तेल भी है। अब हमने क्या करा, एक हमने डाला एजिटेटर। क्या डाला, एक डाला हमने एजिटेटर, जो क्या करेगा, एजिटेट करेगा, मतलब ऐसे गोल 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 घूमेगा। और यहां से बेटा क्या होगा ना, यहां से इसके अंदर में से आएगी कंप्रेस्ड एयर भी। ना सिर्फ, अच्छा बोलोगे कि मैम ये सब कुछ डालने के बाद ये एजिटेटर क्यों डाला है, ये से गोल गोल क्यों घूमेगा? बेटा जब ये गोल गोल घूमेगा ना तब जाकर के तो पाउडर्ड ओर की अच्छे से मिक्सिंग हो पाएगी ना पानी और ऑयल से। भाई आपने कंटेनर में पानी लिया हुआ है, आपने ऑयल लिया हुआ है, ठीक है, प्लस आपने उसमें क्या करा है, पाउडर्ड ओर डाल दी है। तो अब इन सबको प्रॉपर अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो मिक्स करने के लिए हमने डाला एजिटेटर, ये से गोल गोल घूमेगा तो पाउडर्ड ओर की, बेटा पाउडर्ड ओर में जो और पार्टिकल्स है, जो इंप्योरिटीज हैं, उनकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, किसके साथ, पानी एंड ऑयल के साथ। और जैसा कि हमें पता है कि जो और पार्टिकल्स हैं वो ऑयल से गीले होंगे और जो इंप्योरिटीज हैं वो पानी से गीली होंगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर डाला एजिटेटर जो गोल गोल घूमेगा और एजिटेट करेगा और मस्त जो है सब चीजों का अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है ना। प्लस यहां से बेटा पता है क्या होगा, यहां से कंप्रेस्ड एयर भी आएगी अंदर, यहां से आएगी कंप्रेस्ड एयर। अब आप बोलोगे कि मैम कंप्रेस्ड एयर आएगी तो क्या होगा, बेटा तुम लो एक ग्लास पानी, उसमें डालो स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ डाल करके तुम क्या करो, स्ट्रॉ से एयर ब्लो करो पानी के अंदर। पीना नहीं है स्ट्रॉ से पानी, एक ग्लास पानी लो, उसमें डालो स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से क्या करो, ऐसे करके फूको तो एयर जाएगी पानी के अंदर। जहां एयर जाएगी पानी के अंदर तुम्हें बबल्स बनते हुए दिखेंगे पानी में। तो यहां पर भी वही होने वाला है, ये एजिटेटर क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा ताकि ऑयल से जो और पार्टिकल्स हैं वो गीले हो जाएं, इंप्योरिटीज जो है वो पानी से गीली हो जाएं, अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, और फिर क्या होगा, एयर पास करवाई जाएगी ताकि क्या बने, बबल्स बने, बबल्स बने। अब बेटा बबल्स जो बनेंगे वो हल्के होंगे, पानी के जो मतलब यहाँ पर जो बबल्स बेटा हवा के हल्के ही होते हैं ना, तो यहाँ पर जो बबल्स बनेंगे, मान लो कि बबल्स को मैं बना रही हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, यहाँ पर बेटा जो बबल्स बनेंगे वो हल्के होंगे। हल्के होंगे तो क्या होगा, अरे ऊपर उठेंगे कि नहीं उठेंगे, पानी में अगर तुम हवा फेंकते हो बबल्स बनते हैं तो बबल्स पानी के सरफेस पर आ जाते कि नहीं आ जाते, क्योंकि वो हल्के होते हैं। तो यहाँ पर भी जब अपन एयर डालेंगे तो बबल्स बनेंगे, वो बबल्स हल्के होंगे तो ऊपर उठेंगे। बबल्स बेटा हल्के तो वो ऊपर उठ रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बबल्स ऊपर उठेंगे बल्कि जो ऑयल आपने डाला हुआ है बेटा वो भी तो ऊपर उठेगा ना, क्योंकि वो भी तो हल्का ही होता है। पानी और तेल में मिलाओगे तो तेल ऊपर तैरेगा, पानी नीचे बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो यहां पर तुमने एयर पास करवाई, यहां पर तुमने एयर पास करवाई, बबल्स बने, बबल्स ऊपर उठ रहे हैं, और बबल्स के साथ साथ क्या हो रहा है, जो ऑयल है बेटा वो भी ऊपर उठ रहा है। तुमको पता है इन दोनों में से ऑयल लविंग कौन है, ऑयल लविंग है तुम्हारे और पार्टिकल्स जो गीले होते हैं ऑयल से ही,
तो जब ये ऑयल और ये बबल सब ऊपर उठेगा तो बेटा अल्टीमेटली यहां पर तुम्हें झाग बनता हुआ नजर आएगा। यही क्या है? यही तो झाग है, यही झाग है। तुम बोलोगे कि मैम व्हाट इज झाग? नाम क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ का मतलब क्या होता है? झाग। तो यहां पर तुमको ऊपर झाग बनता हुआ दिखेगा कि तेल ऊपर आ रहा है और साथ में क्या है? बबल्स ऊपर उठ रहे हैं। तो तेल वाला झाग, तेल का झाग यहां पर तुमको देखने को मिलेगा, फ्रॉथ देखने को मिलेगा। और इस फ्रॉथ में बेटा चिपके होंगे तुम्हारे और पार्टिकल। ऐसा लग रहा है मैम ने रंगोली बना दी, सारी दिवाली जो है ना इसी पे आ गई है। नहीं, तो यहां पर चिपके होंगे तुम्हारे और पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि वो होते हैं ऑयल लविंग, ऑयल से गीले होते हैं। पानी डाला, तेल डाला, पाउडर और डाल दी, अच्छे से मिक्स कर दिया, और पार्टिकल्स गीले हो गए ऑयल से, इम्प्योरिटीज गीली हो गई पानी से, फिर एयर पास करवा दी, एयर के बबल्स बने, बबल्स ऊपर उठे, उनके साथ साथ क्या हुआ? ऑयल भी ऊपर उठा। तो यहां पर तुमको तेल का झाग देखने को मिला सरफेस पर, जिसको अपन क्या बोलेंगे? फ्रॉथ बोलेंगे। और इस फ्रॉथ में जो ऑयल ऊपर आ रहा है बेटा, उस ऑयल के साथ चिपके होंगे तुम्हारे और पार्टिकल्स। नीचे क्या होगा? नीचे तुम्हें यहां पर देखने को मिलेंगे बेटा इंप्योरिटीज। यहां पर तुमको बॉटम में इंप्योरिटीज देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि भाई इंप्योरिटीज तो पानी लविंग है ना, पानी से गीली होती है, पानी हैवी होता है, तो पानी नीचे रहेगा। तो इंप्योरिटीज क्या होंगी बेटा? कंटेनर के बॉटम में जाकर के ऐसे बैठ जाएंगी। ठीक है, तो हो गया ना सेपरेशन। भाई इंप्योरिटीज अलग हो गई और जो और पार्टिकल्स हैं वो अलग हो गए, और पार्टिकल्स ऊपर आ गए हैं फ्रॉथ के साथ। इसको अपन क्या करेंगे? ऐसे करके निकाल लेंगे। भाई झाग बना तो झाग को निकाल सकते हो ना। तो झाग जब निकलेगा तो क्या होगा? फ्रॉथ जब निकलेगा तो क्या होगा? उसमें और पार्टिकल्स भी अलग हो जाएंगे और नीचे जाके बढ़ेंगी क्या? सारी इंप्योरिटीज। तो हो गया ना सेपरेशन। बस, तो फिर बस इतनी सी कहानी थी बेटा। आ जाओ, अब अपन फटाफट से रीडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, तो द एलिमेंट्री स्टेट और द कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ विच metals occur in the nature are called minerals. Minerals का मतलब समझ में आया ना? When they are mined from the earth crust, they are always contaminated with earthy particles, sandy and rocky impurities. Earthy, sandy and rocky impurities को अपन क्या बोलते हैं बेटा? गैंग या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। Further, a metal may be found in the form of number of compounds such as oxide, carbonate, sulfide, etc. That is, a metal may be found in the form of number of minerals. However, every mineral is not suitable for the extraction of the metal. फॉर एग्जाम्पल इट मे बी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल, यानी कि मिनरल में ना मेटल कम हो सकता है, इम्प्योरिटी ज्यादा हो सकती है, डिफिकल्टी आ सकती है एक्सट्रैक्शन में। तो इसीलिए हम बोलते हैं द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली, उसी को अपन क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मोस्ट जो मेटल ओर्स होती हैं वो किसकी होती है बेटा? ऑक्साइड्स की होती हैं। हालांकि सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स भी होते ही हैं। ठीक है, ये देखो कुछ चलो इनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, वरना बोलोगे कि मैम बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। ये बेटा सारी स्टेप्स होगी। देखो, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर फॉलोड बाय रिफाइनिंग इज द कॉल्ड मेटलर्जी। तो अब मेटलर्जी की आपको प्रॉपर डेफिनेशन मिल गई कि मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसकी ओर से फॉलोड बाय उसकी रिफाइनिंग, इसको अपन बोलते हैं क्या? मेटलर्जी। स्टेप्स यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, मैंने भी लिख दी थी। ठीक है, एनरिचमेंट का मतलब क्या है? देखो, the ore as obtained after mining from the ground contains large number of earthy and sandy impurities. इसको अपन गैंग बोलते हैं। The first step in the metallurgy is therefore to remove the unwanted impurity. मतलब सबसे पहले अपन क्रश कर लेंगे, उसके बाद में अपन उसको साफ कर देंगे। ठीक है, ओके। लेकिन हाँ, as the mined ore is in the form of big lumps, it is first broken into small pieces in mechanical crushers and then pulverized to a fine powder in special mills. ठीक है, तो सबसे पहला है क्या? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, या आप इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल सकते हो। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड दी गैंग। पाउडर्ड ओर इज स्प्रेड ऑन स्पेशल टाइप ऑफ टेबल्स, जिनमें कि क्या होते हैं? टॉप पर ग्रूव लगे होते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज थ्रोन फ्रॉम वन साइड ऑफ द टेबल एंड द गैंग पार्टिकल्स बीइंग लाइटर washed away with the stream of water, leaving behind heavy ore particles on the table. इसको अपन कर सकते हैं लेड, टिन, आयरन के ऑक्साइड ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। ये देखो ऐसे ग्रूव्स होते हैं, पाउडर्ड ओर यहां से आ रही है, पानी यहां से आ रहा है, पानी बहेगा तो अपने साथ क्या होगा? इम्प्योरिटीज को बहा के ले जाएगा, यहां पर नीचे जो है और पार्टिकल्स बैठ जाएंगे। ठीक है,
Next is froth flotation method. This method is based upon the principle that the particles of the sulfide ore are preferentially wetted by oil, और जो गैंग है वो गीली होती है पानी से, ठीक है. So powdered ore is taken in a tank containing water. पाइन ऑयल डाल दिया जाता है, कंप्रेस्ड एयर जो है इसके बाद में पास करवाई जाती है टैंक में. एज अ रिजल्ट ऑयल क्या करता है बेटा, झाग बना लेता है. दिस फ्रॉथ हल्का होता है तो ये टैंक के टॉप में आ जाता है, along with the particles of ore sticking on it. It floats as a scum which is skimmed off. The gang particles पानी से गीली होकर के हैवी जाती है तो वो नीचे जाकर के सेटल हो जाएगी. The froth is transferred to another tank, जहां पर वो झाग वगैरह से उसका शांत हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ हमारी ओट क्या हो गई है, कॉन्सेंट्रेट हो गई है. ठीक है, चलो ये देखो ऐसे झाग बनता है बेटा. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. दिस मेथड इज यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जहां पर ओर मैग्नेटिक है और इम्प्योरिटीज कैसी है, नॉन मैग्नेटिक है. द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू रोलर्स over which moves a leather belt. One of the roller is electromagnet, एक electromagnet होता है, ठीक है. The powdered ore is dropped over the belt on the side of a non-magnetic roller. As the ore particles travel over the belt and reach magnetic roller, the magnetic particles attract हो जाते हैं roller से and fall into a heap on the inner side. ये देखो जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पर आकर के नीचे गिर जाती है क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, और जो और पार्टिकल्स है बीइंग मैग्नेटिक इन नेचर वो थोड़े अंदर जाकर के यहाँ पर अलग से गिरते हैं. तो इम्प्योरिटीज अलग और पार्टिकल्स अलग. ठीक है, दैट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना ही. आप बोलोगे कि मैम आगे भी तो और था, तो बेटा आगे की कहानी अपन पढ़ेंगे आगे. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को, तो आज अपन ने 2 स्टेप्स पढ़ ली हैं. अब हम मिलेंगे कल, और कल क्या करेंगे, कल हम तीसरी स्टेप की बात करेंगे जहां पर हम ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अदर 247 फाउंडेशन चैनल. बाय बाय, सी यू सून.